क्या आप लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? वीडियो के अंत में इसका आंसर जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर मैथ्स। सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में और कुछ प्रश्न उसमें अच्छे देखे गए थे। कुछ और प्रश्न हैं जिसे अच्छा माना जा सकता है और टियर 2 में भी पूछता है और टियर 1 में भी पूछता है इस तरह के प्रश्न। चलिए आज देखते हैं उन्हीं सब प्रश्नों को जो और पूछा जा सकता है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। चारों टर्म में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? और इसमें हमेशा आपका जो दिया रहेगा माइनस में ही रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा, क्योंकि प्लस में दिया रहेगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे ना कि जिसका अंडर रूट बड़ा अंक के साथ है वही सबसे बड़ा होगा। और इसमें एक खास पैटर्न को ही फॉलो करता है। दोनों का अंतर देख रहे हैं, सभी का अंतर 7 में से 5 2, 5 में से 3 2, 11, 13 में से 11 गया 2, 19 में से 17 गया 2, सबका डिफरेंस सेम रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न का जो सबसे छोटा अंकों का डिफरेंस होता है वही सबसे बड़ा होता है। कैसे वो देखते हैं। अगर हम इसको कंजुगेट से गुना करें ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइड बाई अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 17। तो ऊपर नीचे दोनों प्लस अंडर रूट 17 से कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 19 माइनस 17 अंडर रूट 19 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 का स्क्वायर, मतलब 19 में से 17, 19 माइनस 17 डिवाइड बाई 19 प्लस 17, ये तो 2 देगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और ये भी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब बताइए कुछ इसमें पता कर पा रहे हैं? अंश सबका बराबर है। हर में क्या है? सब जोड़ में है। तो हर जितना बड़ा होता है वो क्वांटिटी उतना छोटा होता है। अगर ऊपर सब 2 है, अंश में सब 2 है और ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है और सबसे छोटा ये है, तो ये जब सबसे छोटा है और अंश में सबका 2 बराबर है तो सबसे बड़ी क्वांटिटी यही हुई ना। मतलब ऐसे कहें, अगर 1/2 लिखा है और 1/6 लिखा है तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा ऑब्वियसली ये हुआ, क्योंकि हर में जो क्वांटिटी है इससे छोटा है। तो जितना छोटा क्वांटिटी हर में होता है वो संख्या उतना ही बड़ा हो जाता है। चलिए अब आप तो समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा। जो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। पहला प्रश्न समझ में आया। अब दूसरा तीसरा देखते हैं, उसी पैटर्न पे है। दूसरा तीसरा ही बता सकते हैं। अब आप इसमें पूछ रहा है कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबका अंश बराबर है, हर अलग अलग है, लेकिन वही सर्ट्स है, अंडर रूट में है। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा होने के लिए क्या शर्त है? कि जिसका हर सबसे बड़ा हो। तो आप तो बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ा हर किसका है। पिछले क्वेश्चन के आधार पे कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा हर है। जब सबसे बड़ा हर ये हुआ तो ये संख्या सबसे छोटी हो गई। बड़ा हर क्यों है? क्योंकि छोटे अंकों का अंतर और बड़े अंकों का अंतर, तो जो बड़े अंकों का अंतर होता है वो छोटा होता है और छोटे अंकों का अंतर बड़ा होता है जब अंडर रूट में दिया रहे। चलिए तीसरा सबसे छोटा कौन हो गया? ये हुआ। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में बोल रहा है, और इस तरह के प्रश्न अब ऐसे पूछता है जिसमें क्या हो कि 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको ABCD दिया रहेगा। एक सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना 1 सही है ना 2 सही है। यही 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब 2 स्टेटमेंट दे दिया, पहला ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 लेस देन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8, और दूसरा स्टेटमेंट है अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 11 ग्रेटर देन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 13। तब तो बोलेंगे कि सर आप तो बताए थे कि नेगेटिव वाला तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव वाला कैसे होगा भाई? तो थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना है। थोड़ा सा रीअरेंज इसको करते हैं। अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, 10 को इधर और 7 को उधर ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे या फिर हम बताएंगे तो इनइक्वालिटी एक ऐसा चीज़ है ना जो कि बस जब -1 से गुना हो ना दोनों तरफ, तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, नहीं तो बराबर की तरह ही काम करता है। जैसे बराबर के इधर उधर ले जाते हैं ना तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। बस सिर्फ अगर माइनस से गुना होगा या भाग होगा तभी इनइक्वालिटी चेंज होता है। चलो ठीक है, तो कोई माइनस की बात है नहीं, तो अंडर रूट 10 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 10 लेस देन अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7।
अब तो कर सकते हैं, इसका भी डिफरेंस एक, इसका भी डिफरेंस एक। अब इस दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा होने के लिए छोटे अंक का अंतर। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हो गया। अब दूसरा करते हैं उसी तरह से, √17 माइनस √15 ग्रेटर देन √11, सॉरी 13 है ना पहले, तो इसको पहले मैं 13 कर लेता हूँ, माइनस √11। अब बताइए इसमें ये क्या है? बड़े अंकों का अंतर। इसका भी अंक का अंतर 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन बड़े अंकों का अंतर छोटा होता है। ये बोल रहा है बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब इस तरह के प्रश्न में पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ सही है, दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस दोनों स्टेटमेंट्स के आधार पर बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो ऑप्शन में जब देख रहे हैं तो हमको नज़र आ रहा है कि एक्स वाई और क्यू जेड में ही रिलेशन बताने बोल रहा है। मतलब इस दोनों इक्वेशन को यूज़ कर करके एक्स और क्यू, एक्स क्यू बाई जेड में बताना है। इसमें कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस सर्च एंड इंडिसेस का ही इसमें यूज़ है। वो अगर पता है तो आप इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। तो हम ये करते हैं कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू निकालते हैं और सी का वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से ए और सी का वैल्यू निकालते हैं, इक्वेट करके देखते हैं क्या होता है। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी के रूप में b⁴ और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? b के रूप में 1/q। अगर इसकी बात करें तो c बराबर क्या हो जाएगा? d⁴ और a बराबर क्या हो जाएगा? d⁴ क्लियर है? इस a को इससे और इस c को इससे इक्वेट तो कर ही सकते हैं, दोनों तो बराबर ही है। करते हैं, मतलब b⁴ (1/q) बराबर d⁴ (1/y) हो गया, कोई दिक्कत नहीं। b⁴ (1/q) बराबर d⁴ (1/y), तो b⁴ (1/q) बराबर d⁴ (1/y) होगा इस दोनों से। और अगर हम a को बराबर करें तो क्या हो जाएगा? b⁴ (1/x) बराबर d⁴ (1/z). ठीक है। हाँ, तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है ना कि आपको कोशिश करना होता है कि बेस बराबर हो जाए। जब बेस बराबर हो जाता है तो सोल्व करना आसान हो जाता है चीज़ें। तो b है, यहाँ d है, यहाँ b और d है, तो ऐसा करते हैं इस b को इस d के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर b बराबर d⁴ (1/z) है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? d⁴ (1/z) और 1/x है तो उधर x पावर में हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं d⁴ (x/z). ये b का वैल्यू हो गया। इस b को यहाँ रख देते हैं, b को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? d⁴ (x/z) उसके पावर में 1/q बराबर d⁴ (1/y). दोनों का बेस समान है तो उसका पावर भी समान होगा। मतलब x/z गुने 1/q बराबर 1/y, और इम्प्लाइज क्या करेगा ये? xy = zq। देखिए तो ये ऑप्शन कहीं है क्या? हाँ, xy बराबर qz है या zq, दोनों बराबर ही होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? मतलब 3 इक्वेशन दिया है xy, yz और zx में, और पूछ रहा है a b c का वैल्यू क्या होगा? a गुना b गुना c। और पिछले क्वेश्चन ही बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में ही बताया हम कि जब भी इस तरह के इंडिसेस के प्रश्न होंगे तो उसमें ना बेस को बराबर करने की कोशिश करना होता है। बेस जैसे ही बराबर होगा ना उसके बाद क्वेश्चन सोल्व है। तो यहाँ वही करते हैं, x बराबर किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं। जैसे हम इसको पकड़े x बराबर y की पावर a, x बराबर y की पावर, इस y की जगह पे हम z रखते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? x बराबर y की जगह पे z की पावर b रख दिए, ऊपर तो ये है ही। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या? z की पावर a और b हो गया। अब z के वैल्यू क्या दिया है? x की पावर c। इसको और क्या लिख सकते हैं? x बराबर z के जगह पे हम x की पावर c रख दिए, ये a b हो गया। अब दोनों का बेस तो बराबर हो गया। x बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और x की पावर a b c है। तो इससे अब क्या कर सकते हैं? जब दोनों बेस समान है इसलिए a b c बराबर 1। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि r और s 2 ऐसी संख्या है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 इंटीजर पूर्णांक है वो।
और एक इक्वेशन दिया है 2 के पावर 4 2 के पावर r इंटू r के पावर s इक्वल टू 16 और पूछ रहा है 2r प्लस s इक्वल टू क्या होगा। देखने से तो लग रहा है बहुत आसान है, क्या कि 2 4 16 है। देखते हैं कर करके क्या आंसर आता है। 2 के पावर r है और 2 के पावर 2s हो जाएगा, 2s होगा ना जी, 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। हम बताइए कि जब भी इंडिसेस का क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप पूरा कोशिश करेंगे कि बेस को सबसे पहले बराबर किया जाए। जब बेस बराबर होता है तो फिर चीज़ें आसान होती है। अब इसको लिख सकते हैं r प्लस 2s, ये 2 के पावर में और 2 के पावर में 4, दोनों का बेस समान, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि r प्लस 2s बराबर 4। बहुत लोग यहीं ख़त्म करके चले जाएंगे, चलो 4 आंसर ही मार के चले जाएंगे। लेकिन r प्लस 2s बराबर 4 निकला है जी आपका। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है 2r प्लस s क्या होगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा करे तो क्वेश्चन गलत कर दिया है, 2r प्लस s नहीं मिसप्रिंट कर दिया है 2s प्लस r होगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन आपका 2r प्लस ही s है, 2r प्लस s का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो आप भी सोचने लगेंगे कि अब r प्लस 2s बराबर 4 है, एक इक्वेशन है, मेरे पास 2 वेरिएबल है। तो अलजेब्रा तो बोलता है कि इक्वेशन और 2 वेरिएबल निकल नहीं सकता है कि इक्वेशन से, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए ही। लेकिन यहाँ एक ऐसा सिचुएशन है कि आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 2r प्लस s का, r का भी अलग से और s का भी अलग से वैल्यू निकाला जा सकता है। वो कैसे? अब आपके पास एक चीज़ और बताया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर r और s क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए कुछ आगे बढ़ा के देखते हैं इसको। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये r/2 प्लस s बराबर 2 होगा, ठीक है। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर का जोड़ तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि 2 आ गया, 2 तो इंटीजर है, ये r है, r को 2 से डिवाइड करेंगे, ये r अगर कोई फ्रैक्शन दे दे तो फ्रैक्शन प्लस इंटीजर कभी इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब इसको भी इंटीजर होना चाहिए। तो r/2 इंटीजर कब हो सकता है? जब r इवन नंबर हो, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब r 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसी तरह से कुछ होगा। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशन है, क्योंकि क्या है, बराबर में 2 होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू इतना ना हो जाए, यही अगर 3 हो जाए तो फिर कहाँ कैसे होगा? नहीं होगा, क्या कि प्लस में है, माइनस में तो है नहीं। तो अब इस स्टेटमेंट से, इसी इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि r का वैल्यू 4 से ऊपर नहीं हो सकता। r का वैल्यू क्या हो सकता है? r बराबर 4 हो सकता है, अगर 4 रहेगा तब नहीं 2 देगा, या फिर r बराबर 2 हो सकता है। 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि r बराबर अगर 6 रखते हैं तो यही 3 हो जाएगा, लेकिन r बराबर 2 रखते हैं तो ये 1 देगा, जब 1 देगा तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, तब 1 1 2 होगा। लेकिन अगर r बराबर 4 रखते हैं तो 4/2 2, तो s को 0 होना पड़ेगा, तो s तो 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिखा है कि s पॉजिटिव इंटीजर है, तो r बराबर 4 नहीं होगा। तो r का वैल्यू कहाँ होगा? यहाँ r बराबर 2। जब r 2 हो गया, r जब 2 हो गया तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? s का वैल्यू, मेरे पास r प्लस 2s 4 है, r 2 है, इसलिए s बराबर 1। तो r का वैल्यू और s का वैल्यू निकल गया तो इसका वैल्यू निकल जाएगा ना। इसका वैल्यू क्या होगा? 2 गुने r क्या है 2, अब प्लस s क्या है 1, 2 दूनी 4 1 5, ये 5 आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन CDS 2020 में पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब आज की क्लास का, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि तो पिछली क्लास वाला ही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो बना चुके हैं हम। चलिए तो फिर बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो और इसको ख़त्म कीजिए, बनाइए। बन गया होगा ही, ऑप्शन क्या आ रहा है? ए, हाँ सही है, यही सही है। चलिए ओके, हम भी बना के देख लेते हैं इसमें क्या आता है। हम बताए थे पिछली क्लास में कि अगर x, y और z इस तरह के फॉर्म में दिया रहे और किसी 2 का मल्टीप्लिकेशन बेस का तीसरे बेस के बराबर हो तो एक फार्मूला बताए थे, इसमें भी वही फार्मूला हम लगाएंगे। कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है 1 है, तो हमारे पास क्या है 1 1 प्लस में जाएगा और इक्वल टू में इधर 2 है 2 जाएगा। अब देखना x के पावर में 1 है, यहाँ x के पावर में क्या है y जाएगा, यहाँ z के पावर में 1 है, यहाँ z के पावर में x है तो यहाँ x जाएगा, 2 की पावर y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर z है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हाँ ये इतना नज़र आ रहा है z का वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलिए इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 2/z, इसलिए
z का वैल्यू क्या होगा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो यही उसका आंसर हुआ z का, मतलब ए नंबर। तो आप लोग जो बनाए थे सही बनाए थे। चलिए ओके, आज का क्लास ही खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन बाकी है। क्लास के शुरू में पूछा गया था ना कि बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में होगा और क्या, लेकिन वेस्ट बंगाल में कैसे होगा, तो बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है। तो यहाँ स्टेट ना उसकी अवस्था की बात कर रहा है। तो बे ऑफ बंगाल लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में हो नहीं सकता क्योंकि बर्फ़ वहाँ बनना मुश्किल है। ऐसा टेम्परेचर है ना कि वो नहीं बन सकता है, वो पानी में से रहता है। तो बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। चलिए ओके, आज का क्लास ही खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ज्योमेट्री लेके आ रहे हैं और ज्योमेट्री के बेहतरीन प्रश्न होंगे। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री के अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्योमेट्री के ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन देखें कि उसी में से 10 आए, ठीक है। और उसके बाद ट्रिगो देखेंगे और अलजेब्रा देखेंगे। चलिए ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।